हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत 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 स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्लास 7 के जियोग्राफी से रिलेटेड एनसीईआरटी के सिलेबस को कवर करते जा रहे हैं, जो कि आपको क्लास 7 के एग्जामिनेशन में भी हेल्पफुल होगा और साथ ही साथ आपको किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी मदद जरूर करेगा। ओके। स्पेशली आपके स्टेट के एग्जाम में, स्टेट पीएससी के एग्जाम में, जैसे आपका बिहार पीएससी हो गया, छत्तीसगढ़ पीएससी हो गया, गुजरात पीएससी हो गया, एमपी पीएससी हो गया, राजस्थान पीएससी हो गया, जितने भी पीएससी के एग्जाम है वहाँ एनसीईआरटी के जो कोर्सेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। आपको इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वहाँ पे नजर आते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू दिस लेक्चर। हमारे चैप्टर का नाम है हमारे पृथ्वी के अंदर, है ना? तो हमको पता ही है कि जो हमारा अर्थ होता है ये क्या है, एक मूविंग बॉडी है ना? ये एक जगह पे रुका हुआ तो नहीं है। आपको इसमें ये भी पता है कि अर्थ में एक एक्सिस होती है जो कि एन पोल और एस पोल को कवर करती है, मतलब टच करती है उनको। और ये जो है, अगर हम इसको चेक करें तो ये कितने डिग्री से इंक्लाइंड रहती है। अर्थ जो है हमेशा 23.5 डिग्री से वो क्या रहती है, झुकी हुई रहती है, जिसको आप इंक्लाइंड बोलते हो। ओके। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले जानेंगे कि इसके इंटीरियर पार्ट्स कौन कौन से हैं, है ना? तो इसके इंटीरियर पार्ट्स कौन कौन से हैं अर्थ के, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि जैसा कि आप सभी को पता है और मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है कि हम सभी पृथ्वी के बाहर रहते हैं, है कि नहीं, ना कि अंदर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पृथ्वी के बाहर रहते हैं। ओके। अब जो बाहर रहते हैं, जिस जगह में हम रहते हैं, जिस जगह में आप चलते हो, जिस जगह में आप बैठते हो, जिस जगह में आप दौड़ते हो, उस जगह को आप किस नाम से जानते हो दोस्तों? तो इस जगह को हम क्या कहते हैं? इस जगह को हम क्रस्ट कहते हैं। ओके, CRUST, क्रस्ट के नाम से जानते हैं। हिंदी में आप उसे क्या बोलते हो? तो हिंदी में ऐसे जगह को आप भूपरपट्टी के नाम से जानते हो या परपट्टी भी कहते हो। ओके। क्या कहते हो? परपट्टी, जिसको आप स्थल मंडल भी बोलते हो, स्थल मंडल। ओके दोस्तों, जिसको आप इंग्लिश में लिथोस्फीयर भी कहते हो। तो कई सारे नाम आपको देखने को मिलते हैं। जैसे किसी ने कहा यह भूपरपट्टी है क्योंकि वो धरती पे है, किसी ने कहा यह क्या है, स्थल मंडल है, किसी ने कहा यह लिथोस्फीयर है, और किसी ने कहा यह क्रस्ट है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, क्रस्ट के बाद जो है हमारा दूसरा सरफेस आता है अर्थ का, वो क्या है? तो उसके जस्ट नीचे जो है, नीचे वाला जो सरफेस होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? मेंटल के नाम से जानते हैं। ओके। जो इसका जस्ट नीचे वाला जो लेयर होता है वह क्या कहलाता है? मेंटल कहलाता है। मेंटल मतलब वो पागल वाला मेंटल नहीं है दोस्तों, है ना? ये मेंटल है, यानी सेकंड लेयर जो होता है इसका, यह मेंटल होता है। ओके। देखिए, मैं इसकी स्पेलिंग को आपको क्लियरली लिख देता हूँ। MANTLE, दैट इज कॉल्ड मेंटल। हिंदी में भी इसको मेंटल ही बोला जाता है। ये क्या है, कौन सा लेयर है ये? तो यह परपटी यानी कि क्रस्ट के ठीक नीचे मिलने वाला लेयर होता है, जो कि अर्थ के नीचे जाने पे मिलता है। फिर उसके बाद देखिए, इसके भी नीचे एक और लेयर होता है जिसको आप क्या कहते हो? उसको आप कोर के नाम से जानते हो। हिंदी में देखिए दोस्तों, इसको क्रोड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ आप गौर से देखिए, यहाँ पे आपको दो चीज़ें नजर आएंगी। क्या क्या चीज़ें हैं? देखिए, अगर हम मेंटल के बारे में डिस्कस करते हैं तो यह मेंटल का हिस्सा है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ स्क्रीन में नजर आ रहा होगा। तो मेंटल का एक जो है आउटर लेयर होता है और एक जो है इनर लेयर होता है ना? तो कौन सा इसका आउटर लेयर होगा और कौन सा इनर लेयर होगा, यह हमको पता होना चाहिए। तो ये देखिए, जो लेयर जो है इसका क्रस्ट से जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है? क्रस्ट से जो लेयर इसका जुड़ा होता है वह आउटर लेयर होगा, आउटर लेयर ऑफ मेंटल। और जो लेयर जो है नीचे की ओर होता है वह क्या होगा? इनर लेयर होगा। कौन सा लेयर होगा? इनर लेयर। ओके दोस्तों। अब यहाँ से देखिए, उसके बाद मेंटल के बाद जो है कौन सा सरफेस आता है? तो मेंटल के बाद जो यहाँ पे आपको सरफेस नजर आ रहा है, इस सरफेस को आप क्या बोलते हो? जैसे कि मैंने बताया, कोर के नाम से हम इसको जानते हैं और हिंदी में इसको क्रोड भी बोला जाता है। तो इसकी भी दो सतह होती है। जो लेयर जो है इसका मेंटल के कांटेक्ट में होता है उसको क्या बोलते हैं? आउटर लेयर ऑफ द क्रोड या आउटर लेयर ऑफ द कोर, है ना? कोर का बाहरी हिस्सा, बाहरी सतह। और जो लेयर जो है इसके सेंटर में होता है अर्थ के, उसको हम क्या बोलते हैं? इनर लेयर या इनर पॉइंट ऑफ द कोर, या क्या बोल सकते हो आप उसको? आंतरिक क्रोट का आंतरिक हिस्सा, है ना? ऐसे आप बोल सकते हो। अब देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कई सारी बातें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जानना बहुत जरूरी है। देखिए,
इसमें क्या होता है देखिए दोस्तों, जो हमारा क्रस्ट होता है, जो आउटर लेयर होता है जिस पे आप रहते हो, ठीक है, उसमें क्या है, कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। जैसे महाद्वीपीय संहति उसमें देखने को मिलती है। अब ये महाद्वीपीय संहति क्या होता है देखिए दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इसमें जो है यह 35 किलोमीटर तक फैली होती है, यानी 35 किलोमीटर तक, जिसमें कि समुद्री सतह में यह केवल 5 किलोमीटर तक फैली होती है। मतलब इसकी जो गहराई है नीचे की ओर, उसको बोला जाता है महाद्वीपीय संहति। क्योंकि आपको तो पता ही होगा जो हमारा अर्थ बनता है ना, आपको जो स्क्रीन में नज़र आ रहा है, जितने भी यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा जो अर्थ नज़र आ रहा है, ये ज़्यादातर हिस्सा जो है इसका देखिए दोस्तों, वह वाटर से कवर है। किससे कवर है? वाटर से कवर है, आपको पता ही होगा। और जो हिस्से में आप रहते हो, जिन हिस्सों में मनुष्य का जीवन कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें जानवरों का जीवन चल रहा है, जिसमें पेड़ पौधे आपको देखने को मिलते हैं, इन सभी हिस्सों को हम क्या कहते हैं? इन सभी हिस्से को हम किस नाम से जानते हैं? इन सभी के हिस्से को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स के नाम से जानते हैं, यानी महाद्वीप के नाम से जानते हैं। तो अब देखिए, ये जो महाद्वीप है, यह क्या है? इसकी जो सतह है वह ज़मीन के अंदर, अगर हम बात करें, अगर जस्ट इमेजिन, आप इमेजिन करो कि अगर ये पृथ्वी है और हम ज़मीन के अंदर प्रवेश करते हैं, तो जो 35 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस होगा, वह क्या होगा? वह होगा आपका महाद्वीपीय रीजन। महाद्वीपीय रीजन के लिए क्या होगा? महाद्वीपीय रीजन के लिए वह कोर का काम करेगा, सॉरी क्रस्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा? क्रस्ट का, यानी भूपर पट्टी का। मतलब उतने गहराई तक भूपर पट्टी होती है। ओके। फिर अगर आप मान लीजिए समुद्री सतह में जाते हो, तो समुद्री सतह में क्या होता है कि वह वाटर तो पहले से भरा हुआ रहता है, पहले से कुछ डिस्टेंस जो है वह कवर रहती है। उसके बाद जब आप नीचे जाओगे ग्राउंड फ्लोर में, मतलब समुद्र के अंदर जब आप ग्राउंड फ्लोर में जाओगे किसी ओशन के अंदर, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ से 5 किलोमीटर तक का जो भी एरिया होगा, वह क्या होगा? वह आएगा क्रस्ट के अंतर्गत, यानी भूपर पट्टी के अंतर्गत। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर फिर भी आपको डाउट होता है तो सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, ये जो सहती बनती है, यानी कि ये जो कॉन्टिनेंट बनते हैं, ये कई सारे चीज़ों से मिलके बनते हैं। इसमें कई सारे आपको मिनरल देखने को मिलते हैं। सबसे पहले ये कॉन्टिनेंट कैसे बने होंगे? तो देखिए दोस्तों, ये कॉन्टिनेंट बनने के लिए हमको इसको समझना होगा, इसके एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि किस तरीके से ये कॉन्टिनेंट हमारे सामने आए, किस तरीके से ये कॉन्टिनेंट आखिरकार ऐसे सेटल हो गए, है ना? तो इसको समझने का हम प्रयास करते हैं दोस्तों। देखिए, हाँ देखिए दोस्तों, यह रहा आपके लिए मैप, है ना? तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं दोस्तों कि देखिए, जितने भी कॉन्टिनेंट हैं पहले इस तरीके से स्ट्रक्चर थे। जस्ट मिनट, है ना? हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। क्या है? जितने भी कॉन्टिनेंट थे दोस्तों, यह कैसा था? इस तरीके से स्ट्रक्चर था, है ना? आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो, अच्छी तरीके से आपको क्लियरली नज़र आएगा। तो हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे कि देखिए, जितना भी कॉन्टिनेंट था इसका दो हिस्से में बटा हुआ था। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ, तो अपर लेयर को आप क्या बोलते हो? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और लोअर लेयर को आप क्या बोलते हो? साउदर्न हेमिस्फीयर, है ना? तो जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को उत्तरी गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध में आपको क्या क्या देखने को मिलता है? तो आपको देखने को मिलता है वहाँ पेंजिया का कुछ हिस्सा, तो पेंजिया का कुछ हिस्सा देखने को मिलता है, और लॉरेशिया का कुछ हिस्सा देखने को मिलता है। तो पहले कॉन्टिनेंट वगैरह जो है इसी तरीके से थे, और चारों तरफ से ये जो है ओशियन से कवर्ड थे। अब इसके बाद देखिए, जो नीचे का हिस्सा है, मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में, आपको देखने को मिलता है गोंडवाना लैंड। ओके। क्या देखने को मिलता है? गोंडवाना लैंड। तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखिए दोस्तों, आप उसको गौर कीजिएगा कि ये हिस्सा जो आपको नज़र आ रहा है ना स्क्रीन में, ये वाला हिस्सा, ये जो छोटा सा हिस्सा है, एक बार आप फिर से देखिए, ये हिस्सा, ये क्या है? यही दोस्तों आपका आगे जाके क्या बन जाता है? मेरा प्यारा भारत महान, यानी इंडिया बन जाता है। अब इसको हम समझते हैं ये कैसे बना, है ना? तो देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप इस सारे डायग्राम को समझेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, क्या है, सबसे पहले क्या है, अर्थ जो था उसमें जो भी कॉन्टिनेंट बने, वह एक्चुअली लॉरेशिया, पेंजिया और गोंडवाना, 3 पार्ट में डिवाइडेड थे। अब उसके बाद समय बीतता गया, और समय बीतने के साथ साथ देखिए, ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये 225 मिलियन ईयर अगो की बात है लगभग, है ना? अब इसके बाद क्या होता है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो लॉरेशिया था, ओके, अब ये दोनों मैप को आप एक साथ देखिए, आपको तभी क्लियर होगा। यहाँ पे जो लॉरेशिया था, जो पेंजिया से कनेक्टेड था, अब ये क्या हो रहा है, देखिए, इसमें आ रहा है डाइवर्जेंट। इसमें क्या आ रहा है? डाइवर्जेंस। अब आप पूछोगे सर डाइवर्जेंस क्या होता है? तो देखिए, दो बातें होती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आपके जानने के लिए।
एक तो है दोस्तों, क्या है कि जब दो प्लेट्स जो हैं एक और मूव करती हैं, जब दो प्लेट्स जो हैं एक और मूव करती हैं, हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे बोलते हैं कन्वर्जेंस। क्या बोलते हैं हम उसे, कन्वर्जेंस। लेकिन वहीं जब दो प्लेट जो है एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस। क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है डाइवर्जेंस हो रहा है एक्चुअली। कैसे डाइवर्जेंस हो रहा है, ये जो लॉरेशिया का हिस्सा है ये किधर किधर मूव कर रहा है, ये आप खुद देख सकते हो, ये अपर लेयर की तरफ मूव कर रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नॉर्थ पोल की ओर मूव कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है। किसमें किसमें बीच में हो रहा है डाइवर्जेंस, देखिए दूसरे अलग अलग जो कॉन्टिनेंट हैं उनके हिस्सों के बीच में। जैसे गोंडवाना लैंड का जो कॉन्टिनेंट है यहाँ पे, ये वाला जो हिस्सा है, कॉन्टिनेंट अभी नहीं बोल सकते हम इसको, ये जो रीजन है गोंडवाना लैंड का, ये देखिए इस तरफ मूव कर रहा है ना। और यहीं पे जो एक और हिस्सा है मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देखिए ये वाला जो हिस्सा है, ये छोटा सा हिस्सा, ठीक है, जो वाना के अंतर्गत दिख रहा है आपको, ये जो है नीचे की ओर मूव करेगा। अब ये देखिए यहाँ पे आपको इस डायग्राम में पूरी तरीके से क्लियर होगा, ये सभी जो है अलग अलग मूव करने लगे, है ना। तो क्या इनमें डाइवर्जेंस हो रहा है या कन्वर्जेंस हो रहा है, कन्वर्जेंस मतलब एक की तरफ, एक दूसरे की तरफ जो है मूव करना, यानी कन्वर्ज होना, और डाइवर्जेंस मतलब एक दूसरे से अलग की ओर मूव करना। तो यहाँ देखिए कुछ चीज़ों में डाइवर्जेंस देखने को मिलता है और कुछ चीज़ों में कन्वर्जेंस देखने को मिलता है। जैसे यहाँ देखिए लॉरेशिया जो है ये ऊपर की तरफ मूव कर गई, है ना, और उसके बाद यहाँ से ये वाली जो प्लेट है वो इस तरफ मूव कर गई, और ये वाली प्लेट जो है वह भी इसी तरफ मूव करने वाली थी, है ना, और ये प्लेट तो कंप्लीटली जाके यहाँ से टकरा गया। ओके, अब इसके बाद क्या होता है, और यहाँ से ये प्लेट जो थी ये कंप्लीटली इस तरफ चली गई। तो अब देखिए, अब जो नेक्स्ट डायग्राम दिखेगा वो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखिए अब यहाँ से देखिए ये सभी जो है अलग अलग हिस्से में बढ़ गए। पहले कैसा था, पहले ऐसे थे, एक साथ थे, फिर उसके बाद इस तरीके से इनमें डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस दिखा। फिर डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस की वजह से ये सभी जो है कॉन्टिनेंट में डिवीजन आ गया, इनमें कॉन्टिनेंट में डिवाइड हो गया सभी के सभी, है ना। तब आपको देखने को मिला क्या, यूरोप देखने को मिला, एशिया देखने को मिला, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका और नॉर्दर्न अमेरिका आपको देखने को मिला, है ना, नॉर्थ अमेरिका। तो अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या देखेंगे, अब ये इस कंडीशन में अभी भी क्या है, अंटार्कटिका से कनेक्टेड है कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका से कौन सा कनेक्टेड है, ऑस्ट्रेलिया। और अंटार्कटिका से क्या कनेक्टेड है, साउथ अमेरिका। क्या साउथ अमेरिका नॉर्दर्न अमेरिका से कनेक्टेड है ना। क्या दक्षिणी अमेरिका जो है वह उत्तरी अमेरिका से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ। लेकिन हम जब मॉडर्न मैप को देखते हैं तो उसमें हमको पता चलता है कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो है वह लिंक्ड हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है कि नहीं। अब उसके बाद देखिए, क्या अफ्रीका के राइट साइड में, क्या अफ्रीका के ईस्ट में है इंडिया, बिल्कुल नहीं। अफ्रीका के यह नॉर्दर्न पार्ट में आपको देखने को मिलता है इंडिया का मैप, है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक पोजीशन है, ये कब की बात है देखिए दोस्तों, आपको क्लियर होगा, ये 65 मिलियन ईयर्स एगो की बात है। और इससे पहले जब ये लोग इनमें डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस हो रहा था, तो ये घटना थी आपकी 135 मिलियन ईयर्स एगो की घटना थी। ओके, अब हम यहाँ से आगे समझते हैं। अभी देखिए ये सभी जितने भी आपको कॉन्टिनेंट नजर आ रहे हैं, ये सभी कॉन्टिनेंट धीरे 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 करके पूर्णतः अलग हो जाते हैं। अब उसके बाद आपको ये नया मैप आपके सामने है, आप इसको देख के इंजॉय कर सकते हैं। अब देखिए ये क्या है आपका नॉर्दर्न अमेरिका, ये क्या है साउथ अमेरिका। अब ये देखिए ये दोनों कनेक्टेड हो गए, है ना। अब इसके बाद देखिए अफ्रीका, जो आपको पहले वाले मैप में कहाँ नजर आ रहा था, पहले वाले मैप में आप देखिए, है ना। ये देखिए अफ्रीका कहाँ पे है, आपको आपको ये समझ में आएगा। अफ्रीका देखिए यहाँ यूरोप से जुड़ा हुआ है, लेकिन किस तरीके से जुड़ा हुआ है, एकदम कनेक्टेड है वहाँ से। लेकिन अभी कहाँ है, अभी अमेरिका जो है, आप अफ्रीका आपको क्या नज़र आएगा, थोड़ा सा डिस्टेंस में आ गया है कि नहीं, क्या आ गया है, थोड़ा सा डिस्टेंस में। और इंडिया देखिए जाके किससे टकरा गया, इंडिया जाकर के यूरेशियन प्लेट से टकरा गया, जो कि बाद में यूरेशियन प्लेट कहलाया, है ना। मतलब एक्चुअली वह कौन सा प्लेट था, ये वाला आपका प्लेट था, लॉरेशिया का, लॉरेशिया का हिस्सा था। अब यहाँ देखिए इंडिया जो है इसी की तरफ मूव कर रही है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है। जब दोनों में आपस में टकराते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको क्या नजर आती है, यहाँ पे आपको नजर आएगी एक माउंटेन, जो माउंटेन क्या है, इतना ज़्यादा पॉपुलर है जिसको हर कोई जानता है, उसका नाम है हिमालय। तो जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तब क्या होता है, वहाँ हिमालय का फाउंडेशन लगता है, और हिमालय धीरे 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 करके वो ग्रोथ करती है, तभी हमको वहाँ से माउंट एवरेस्ट भी मिलता है कि नहीं।
अब ये देखिए, ये आपका फाइनल मैप है दोस्तों। तो यहाँ आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया आपको यहाँ नजर आएगा, इंडिया आपका यहाँ चला गया, है ना। ये किससे कनेक्टेड है, यहाँ पे यूरोप से कनेक्टेड है, चीन से कनेक्टेड है ना। और चीन किस में आता है, एशिया में आता है, आपको मालूम होगा आई थिंक। फिर उसके बाद यहाँ अफ्रीका है ना, यहाँ नॉर्थ अमेरिका और यहाँ साउथ अमेरिका। तो इस तरीके से ये पूरे जितने भी कॉन्टिनेंट हैं सब अलग अलग डिवाइड हो गए, है कि नहीं। अब हम हमारे लेक्चर में वापस जाते हैं दोस्तों। ओके, आई होप आप सभी को इस लेक्चर में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि आपको ना केवल केवल एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हो, बल्कि एडवांस लेवल तक भी मैं आपको बताने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आप सभी इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए हैं आप उन सभी को ज़रूर नोट करोगे, और बिल्कुल बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक देखोगे। ओके, अगर आपको सीखना है तो आप बिल्कुल देखिएगा, अगर आपको नहीं सीखना है तो बात दूसरी है। ओके, लेट्स कंटिन्यू दोस्तों। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे चीज़ें भी मिलती हैं। अब इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसलिए हम इसे सियाल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सियाल के नाम से जानते हैं दोस्तों। अब ये सियाल के नाम से ही प्रसिद्ध है क्या, SI फॉर सिलिका और AL फॉर एल्यूमिनियम, है ना। अब ये एल्यूमिनियम और सिलिका मिलकर के ये क्या बनाते हैं, ये कॉन्टिनेंट के मिनरल्स के फॉर्म में मौजूद होते हैं। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए एक चीज और है जो आपको नजर आएगी, जो आपको मोस्टली जो है ओशियंस में देखने को मिलती है। जो मैंने बताया आपको, क्या जो सियाल मैंने आपको बताया, ये कहाँ मिलता है, ये आपको कॉन्टिनेंटल वाले एरिया में मिलते हैं, मतलब महाद्वीपीय क्षेत्रों में। और उसके बाद जो महासागरीय क्षेत्र है वहां पे आपको क्या मिलता है, तो वहां पे देखिए दोस्तों, वहां पे आपको क्या मिलता है, सीमा। सीमा यानी SI फॉर सिलिका, जैसे कि आपको पता है, और MA फॉर क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। MA4 क्या होता है, मैग्नीशियम। तो वहाँ पे जो ओशियन वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे हमको सीमा मिलता है, वहाँ पे। इसका मतलब क्या है, ये चीज़ें हैं क्या, आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा, ये चीज़ें हैं क्या सर, आप क्या बता रहे हो हमको। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया सियाल, सियाल मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम। तो ये क्या है, ये मिनरल्स हैं जो कहाँ मिलते हैं, कॉन्टिनेंट में मिलते हैं, महाद्वीप में मिलते हैं। फिर आपने बताया सर सीमा, सीमा क्या है, तो ये सीमा जो है सिलिका और मैग्नीशियम से मिलके बना होता है। ये कहाँ मिलता है सर, ये बिल्कुल ओशन में मिलता है भाई, है कि नहीं। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से देखिए, परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप, इसका मतलब यह है दोस्तों कि यहाँ पे आपको जो डायग्राम में जो नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको, आपने क्रस्ट देखा, फिर आपने क्या देखा, मेंटल देखा। तो मेंटल का एक हिस्सा है, मैंने आपको बताया, एक आउटर लेयर है और एक इनर लेयर है। तो जो इनर लेयर है, मतलब ये भूपर पट्टी से नीचे की ओर अगर आप आगे बढ़ते हो तो कहाँ तक, मेंटल के इनर लेयर तक। तो वह उसका डिस्टेंस क्या है, उसका डिस्टेंस यहाँ पे मेजर करा गया है 2900 किलोमीटर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब साथ ही साथ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अर्थ जो होता है, अर्थ का जो क्रोड है, मतलब जो उसका सेंटर वाला हिस्सा होता है अर्थ का, यहाँ से अगर हम इसका एक रेडियस ड्रॉ करें, यानी एक त्रिज्या ड्रॉ करें, तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी होगी, मतलब कितना गहरे में उसका क्रोड का सेंटर मिलता है, तो वो आपको मिलेगा 3500 किलोमीटर के आसपास में। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, हम जानेंगे नीफे के बारे में। तो जो क्रोड वाली जो हिस्सा होती है, जो मतलब अर्थ का जो सेंटर वाला हिस्सा होता है, वहाँ आपको क्या देखने को मिलता है, वहाँ आपको देखने को मिलता है नीफे। अब ये देखिए, ये नीफे क्या होता है, जैसे आपने सीमा जाना, जैसे आपने सियाल जाना, वैसे ये नीफे है। Ni4 होता है दोस्तों निकिल, Ni4 क्या होता है, निकिल होता है। और Fe4 क्या होता है, आयरन होता है, जिसको आप फेरस के नाम से भी जानते हो। किस नाम से जानते हो, फेरस के नाम से। इसका केमिकल फॉर्मूला एक्चुअली में Fe होता है, साइंस में आप पढ़ते हो, है ना, इसीलिए इसको Fe को हम आयरन के रूप में जानते हैं। ओके, अब देखिए, हम जानेंगे सेल और खनिज के बारे में। सेल और खनिज ये क्या है, रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में। तो देखिए, बेसिकली दोस्तों, रॉक्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। कितने पार्ट में, 3 पार्ट्स में। कौन कौन से, एक है आपके इग्नियस रॉक, एक है आपके सेडिमेंट्री रॉक्स, और एक है आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो देखिए, इग्नियस रॉक क्या होता है, जिसको हम आग्नेय सेल के नाम से जानते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स को औषधि सेल, और मेटामॉर्फिक रॉक्स को कैंथ्रिस सेल के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, आप मुझे पूछेंगे सर आपने तो सेल बताया ही नहीं, है ना। तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले जानेंगे सेल के बारे में। सेल क्या होता है, तो
पृथ्वी की जो क्रस्ट वाली जो हिस्सा होती है, इसमें अनेक प्रकार के सेलों से मिलकर ही ये बनी होती है ना। पृथ्वी की परपटी जो है, यानी कि जो क्रस्ट वाला हिस्सा है, उसको बनाने वाले जो खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को, है ना, उसको बनाने वाले जो भी मिनरल्स होते हैं, उसके जो भी, है ना, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स होती हैं, नेचुरल बॉडीज होती हैं, उसको हम सेल कहते हैं, यानी कि रॉक्स के नाम से जानते हैं। एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि पृथ्वी के जो क्रस्टल एरिया है, आउटर सरफेस है, उसको बनाने के लिए जिन मिनरल्स की आवश्यकता हुई, है ना, जो हमको कहाँ से मिले, प्रकृति से मिले, उन सभी मिनरल्स को या उन सभी बॉडीज़ को, है ना, हम क्या कहते हैं, हम उनको सेल के नाम से जानते हैं। ये सेल ही तो हैं दोस्तों, जो इनमें क्या होता है, बार बार इरोजन होता है, अपरदन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। जब हवा बहती है, हवा चलती है, तब क्या होता है, हवा में ये जो मिट्टी के कण हैं, जो सेल से टूट के निकले हुए हैं, ये उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं और मैदान का निर्माण करते हैं। ठीक वैसे ही जब बारिश का पानी आता है, तो ये रॉक्स जो हैं, बड़े बड़े जो चट्टानें होती हैं दोस्तों, ये आपस में घिस घिस कर क्या होती हैं, ये आपस में घिस घिस कर टूटने लग जाती हैं। और जब टूट के वहाँ नीचे ग्राउंड में ऐसे जम जाएंगी, उसके बाद क्या होगा, बारिश का पानी आएगा। बारिश का पानी गिरने के बाद इन सभी को कहाँ ले जाएगा, बहा करके अपने नदी के रास्ते में ले जाएगा, है ना। जिस रास्ते से रिवर फ्लो होती है या जिस रास्ते पे ये बारिश का पानी जाता है, उन क्षेत्रों में इन छोटे 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 जो रॉक्स के पार्ट्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, इन सभी को वो ले जाते हैं और ले जाने के बाद किसी एक जगह में जा करके ऐसे फैला देते हैं दोस्तों, इकट्ठा कर देते हैं। इस जगह को आप किस नाम से जानते हो, इस जगह को आप बोलते हो मैदान। क्या बोलते हो दोस्तों, मैदान, है ना। तो ये जो मैदान का निर्माण होता है, ये रॉक्स की मदद से ही होता है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो देखिए एक्चुअली क्या है दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जितना भी इसमें प्रोसेस हम जानने वाले हैं, ये सभी जितना भी प्रोसेस है, ये जो है कंप्लीटली वोल्केनो पे डिपेंड करता है ना। अब ये वोल्केनोस थ्योरी क्या है, तो देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सभी चीज़ों के बारे में, है ना। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से जो है ये वोल्केनो बनते हैं, बिगड़ते हैं, है ना। लेकिन हम उन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे, लेकिन अगले चैप्टर में करेंगे दोस्तों। अभी हम रॉक्स को समझने का प्रयास करते हैं और मैं आपको मैप के थ्रू बताता हूँ। ओके, तो देखिए क्या होता है दोस्तों, जब आप किसी ऐसे पहाड़ की चोटी को देखते हो जहाँ से वोल्केनो बाहर आ रहा होता है, कौन बाहर आ रहा होता है, वोल्केनो बाहर आ रहा होता है, तो देखिए दोस्तों, अंदर की जो सतह होती है उसकी, वहाँ पे मिलने वाला जो आपको मटेरियल दिखता है ना, जो कंप्लीटली आग का दरिया के नाम से जाना जाता है, उसको आप क्या कहते हो, उसको आप कहते हो मैग्मा। इंग्लिश हिंदी दोनों में हम इसको मैग्मा ही कहते हैं दोस्तों, है ना। और ये जो मैग्मा है, जब यह इस पृथ्वी की सतह से बाहर आ जाती है, तब ये बाहर निकलने के बाद जब बाहर में जाकर के जब जम जाती है, ठंडी हो जाती है, तब हम इसे किस नाम से जानते हैं, तभी हम इसको कहते हैं लावा। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, लावा। इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो मैग्मा होती है कि नहीं, कोई भी जो मैग्मा होगी वह क्या होगी, पृथ्वी की सतह से बाहर आएगी, है ना। और बाहर आने के बाद जो है ग्राउंड में वह क्या होगी, स्टोर हो जाएगी। क्या होगी, स्टोर हो जाएगी। इसको हम क्या कहेंगे, लावा कहेंगे, है ना। तो कुछ लावा जो है वह काफ़ी ज़्यादा ठंडी होने के बाद जो है एक सेल का रूप ले लेती है, एक रॉक का रूप ले लेती है। उस रॉक को ही हम इग्नियस रॉक के नाम से जानते हैं। किस रॉक के नाम से जानते हैं, इग्नियस रॉक। एक बार मैं फिर बताना चाहूँगा आपको, क्या होता है, जब जो है अर्थ के अंदर से लावा बाहर आता है ना। पहले वो मैग्मा रहता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है वो लावा बन जाता है। लावा बाहर आता है, ठंडा होता है, जब इसमें कूलिंगनेस आ जाती है, पूर्णतः ठंडी हो जाती है, तब यह एक रॉक का फॉर्म ले लेता है। और रॉक का फॉर्म लेने के बाद इसको हम इग्नियस रॉक के नाम से जानते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा दोस्तों। अब इसके बाद देखिए क्या हुआ, हमने एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। क्या हुआ, यहाँ से ज्वालामुखी फटी, ज्वालामुखी से निकलने वाला जो मटेरियल था वह यहाँ पे जम गया ग्राउंड में, जिसको आप लावा के नाम से जानते हो। अब यह ठंडे होने के बाद एक रॉक का स्ट्रक्चर ले लेता है।
क्या बन गया, यह एक रॉक बन गया, है कि नहीं। अब जब फिर से लावा निकलेगी यहाँ से, फिर से मैग्मा जो है वो लावा के रूप में आएगी और इस रॉक के ऊपर से होकर के पास होगी, तब यह क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा आपका सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी अवसादी सेल के रूप में बदल जाएगा, है कि नहीं। पहले क्या बना, इग्नियस रॉक, फिर क्या बना, सेडिमेंट्री रॉक्स। अब आगे देखिए दोस्तों, आगे हमको और भी सारी चीज़ें जो हैं देखने को मिलती हैं। जैसे मैं आप सभी को एग्जांपल देना चाहूँगा, किस चीज़ का एग्जांपल, कि इग्नियस रॉक का एग्जांपल है बेसाल्ट, है ना। बेसाल्ट है, दक्कन का जो पठार होता है वो बेसाल्ट सेलों से ही मिलके बना हुआ है, यानी बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, वह जो है ज़्यादातर वहाँ की मिट्टी कैसी होती है, वो ब्लैक कलर की सॉइल है ना, ब्लैक सॉइल जिसको बोला जाता है। और वह क्यों है, क्योंकि जैसे ही जब लावा निकला होगा उस एरिया में, तब वहाँ क्या हो गया होगा, वहाँ की जो सॉइल है वह बिल्कुल जो है वह काली पड़ गई होगी जलने के कारण। और उसके बाद जब धीरे धीरे करके वो ठंडा हुआ, तो वहाँ जो सेल जो बने वहाँ पे इग्नियस रॉक्स के, उसको हम बेसाल्ट रॉक्स के नाम से हम जानते हैं, जिसको आप बेसाल्ट सेल भी कहते हो। अब उसके बाद देखिए दोस्तों क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ हम एक्स्ट्रा चीज़ों को भी देखेंगे, जैसे कि कई सारे वहाँ पे क्या होते हैं, जो मैग्मा जब बाहर आती है और अंदर की गहराई में ही मान लीजिए कुछ कुछ मैग्मा जो है वो अंदर में ही ठंडी हो जाती हैं, है ना। वो क्या होती है, अब सभी मैग्मा तो बाहर नहीं निकलेगी ना। जैसे कि मान लीजिए ये एक सरफेस है जहाँ से ज्वालामुखी फटी है, तो यहाँ पे कुछ मैग्मा जो है लावा के फॉर्म में बाहर आ गई, है ना। तो क्या सभी की सभी मैग्मा बाहर आ जाएंगी, बिल्कुल नहीं आएंगी। तो कुछ क्या होंगी, यहीं पे रुक जाएंगी, है ना, और यहीं पे आसपास में ऐसे करके गिरने लग जाएंगे, और वहाँ पे अंदर में ही वो ठंडी हो जाएंगी। इसको आप किस नाम से जानते हो, इसको आप बोलते हो अंतर्भेदी आग्नेय सेल, यानी इंटीरियर इग्नियस रॉक्स, है ना। ये इंटीरियर इग्नियस रॉक्स होती हैं जो इसके इनर पार्ट्स में ही बन जाते हैं। अब इसके बाद देखिए धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये दानों का रूप ले लेती हैं, और ग्रेनाइट ऐसे ही सेल के उदाहरण है। जो ग्रेनाइट आपको देखने को मिलता है वो ऐसे ही जो रॉक्स बनते हैं ऐसे ही, है ना, जो कि ज्वालामुखी जो फट रही होती है उसके अंदर वाले लेयर में ही रुक जाते हैं और वहाँ ठंडे हो जाते हैं। ठीक है, ये काफ़ी बड़े बड़े दाने के रूप में रहते हैं, है ना। जिससे कि आप क्या करते हो, जो कई सारे आप बिल्डिंग्स को देखते हो वहाँ पे कई सारे डिज़ाइन बनाए गए रहते हैं, है ना। तो वो सभी क्या होते हैं, इसी से बनाया जाता है, किससे, अंतर्भेदी आग्नेय सेल से। ओके, तो इस टाइप के इग्नियस सेल को जानना भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखिए लेई और मसालों तथा दानों का चूड़ जो है बनाने के लिए इसका क्या किया जाता है, अब घर्षण करते हैं इसको, है ना, और पत्थरों का उपयोग किया जाता है जिससे कि वे ग्रेनाइट के बने हुए हमको मिल जाते हैं, है ना दोस्तों। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, है ना। देखिए सेल क्या हैं, ये धीरे धीरे लुढ़कते हैं, कभी कभी चटक भी जाते हैं, मतलब टूट फूट जाते हैं, और एक दूसरे से टकरा करके इनमें क्या होता है, घिसाव होता है, इरोजन होता है। तब जब ये इरोजन हो जाते हैं और इन छोटे कणों को ही आप क्या कहते हो, इन छोटे कणों को जो टूट फूट गए रहते हैं आपस में टकरा करके, इनको हम जानते हैं सेडिमेंट्स के नाम से। और हिंदी में आप इसको क्या कहते हो, हिंदी में आप इसे अवसाद कहते हो, है ना। अब ये अवसाद क्या होती है, हवा चलती है, बारिश का पानी आता है, इसके द्वारा एक स्थान से उड़ करके दूसरे स्थान में पहुंच जाती है और वहां जाके जम जाती है ना। तो जब ये अवसाद जो है दब कर कठोर हो जाएगी, रॉक के रूप में चेंज हो जाएगी, तो इस प्रकार के रॉक को आप क्या कहोगे, तो इस प्रकार के रॉक को हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ज्वालामुखी फटेगी, वहाँ से लावा निकलेगा, वह ठंडा होगा, इग्नियस रॉक बनेगा। फिर से वहाँ से लावा निकलेगा, वह उसके ऊपर से होकर के गुजरेगा, उसको सेडिमेंट्री रॉक्स बनाएगा। तो उसके दूसरे और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ये देखिए इसका एक और टाइप है सेडिमेंट्री रॉक्स बनाने का, क्या, कि जो रॉक्स बने हुए रहते हैं इग्नियस रॉक्स, ये आपस में टकराएंगे, आपस में टकराने के बाद पाउडर में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर हवा चलेगी, हवा इसे उड़ा के ले जाएगी, बारिश का पानी गिरेगा, ये इसे बहा कर ले जाएगा और किसी एक जगह में स्टोर करेगा और फिर ठंडा करेगा, और धीरे धीरे ये रॉक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी, जिसको आप सेडिमेंट्री रॉक्स कहोगे, यानी अवसादी सेल कहोगे, है कि नहीं। तो ये सेम प्रोसेस होता है। अब यहाँ देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे बलुआ पत्थर जो है ना, जैसे कि आप देखते हो जो ट्रेन की पटरियों में जो पत्थर लगे होते हैं बड़े बड़े, है ना, वो सभी कैसे होते हैं, काफ़ी चमकीले होते हैं। तो उनको आप अवसादी सेल के नाम से जानते हो, यानी सेडिमेंट्री रॉक्स से मिलके बने हुए हैं। फिर उसके बाद रेत के छोटे छोटे जो दाने होते हैं उनसे भी मिल करके ये सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं। इन सेलों में क्या होता है, इस टाइप के जो रॉक्स है उसमें पौधे, है ना,
और जानवर, जितने भी एनिमल्स हैं, या कुछ छोटे छोटे जो बैक्टीरियाज होते हैं जो कभी इन सेलों पर रह रहे हैं, उनके जीवाश्म भी वहाँ रुक जाते हैं। अब देखिए ये सेल जो हैं, यानी कि ये रॉक्स जो हैं, किसी भी जगह में जाकर के आपको मौजूद मिल जाएंगे। लेकिन हर एक जगह में मिलेंगे क्या? नहीं, हर एक जगह में बिल्कुल नहीं मिलेंगे दोस्तों। या तो आपको नदी के किनारे, है ना, या नदी के आसपास वाले क्षेत्र में, या आपको समुद्र के आसपास वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी ज़माने में कोई आके चिड़िया बैठी होगी, मान लीजिए वहाँ उसका डेथ हो गया, तो वह उसके जो बॉडी पार्ट्स होंगे, उसके ऑर्गेन्स होंगे, वो सभी ऑर्गेन्स जो हैं वहाँ जाके धीरे धीरे स्टोर होने लगेंगे उस सेल के तली में, है ना, यहाँ पे। तो इसीलिए तली में जमा हो जाएंगे। फिर मान लीजिए कोई जानवर वहां पे मर गया, वह बहते बहते आएगा और ये तो पत्थर है, तो पत्थर उसे रोक देगा और अपने तली में जा करके स्टोर कर देगा। उसके सभी पार्ट्स जो है सड़ेंगे, गलेंगे, करोड़ों वर्षों तक रहेंगे, और उसके बाद फाइनली क्या बनाएंगे? जीवाश्म बनाएंगे। क्या बनाएंगे दोस्तों? जीवाश्म बनाएंगे, है ना। जिसको हम क्या बोलते हैं? जीवों के अंश के रूप में। और धीरे धीरे यही जीवाश्म जो है कोयला और पेट्रोलियम के रूप में हमको मिल जाते हैं, है कि नहीं? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि कई करोड़ों वर्षों तक पत्तियां सड़ती हैं, गलती हैं। फिर उसके बाद मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई तो कई करोड़ों वर्षों तक उसकी बॉडी गलती रहती है। फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे सड़ जाती है, गल जाती है। उसके बाद करोड़ों वर्षों बाद जो है वह क्या होता है? जीवाश्म बना लेता है, कोल के फॉर्म में मिलता है, या कुछ चीज़ें जो है हमको पेट्रोलियम के फॉर्म में मिलती हैं, क्रूड ऑयल के फॉर्म में मिलती हैं। तो यही इसका जो है बेसिक प्रॉपर्टी है। अब इसके बाद देखिए क्या होता है दोस्तों, जो आपके इग्नियस रॉक हो गए, जो आपके सेडिमेंट्री रॉक्स हो गए, उसमें अगर मान लीजिए टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है उनके आसपास में, और वहाँ पे प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स कन्वर्ट्स इनटू द मेटामॉर्फिक रॉक्स, जिसको आप बोलते हो कायांतरित सेलों में वह बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए आपको चिकनी मिट्टी का जो स्लेट होता है ना, और चूना पत्थर होता है, तो उसमें क्या है, आसपास में जो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से और प्रेशर बढ़ने की वजह से वह चूना पत्थर में बदला हुआ रहता है, जिसको आप कायांतरित सेल के नाम से जानते हो। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि आखिरकार ये कैसे इसमें कन्वर्जन हुआ होगा। ओके, तो यहाँ देखिए आपको ये स्क्रीन में साफ नज़र आ रहा होगा, इसको हम बोलते हैं सेल चक्र, है ना। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए हमने बात करा, किसके बारे में बात करा दोस्तों? ये देखिए आप बड़े गौर से देखिए इस मैप को, आपको सभी चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एक माउंटेन बन गया, मैग्मा जो है वह बाहर आया, बाहर आने के बाद वह किस में कन्वर्ट हो गया? इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हुआ। अब इग्नियस रॉक में कन्वर्ट होने के बाद यह इग्नियस रॉक जो है वह धीरे 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 क्या हुआ? फिर से कन्वर्ट होने लगा। किस में कन्वर्ट होने लगा? अवसादी सेलों में, जिसको आप सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हो। फिर ये जो अवसादी सेल हैं, ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं दोस्तों, ये किस में कन्वर्ट होने लगे? धीरे धीरे कायांतरित सेलों में, यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट होने लगे। और मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है वहाँ? वह वापस जो है किस में बदल जाती है? जो लावा वहाँ से अगर होके पास होगी तो फिर से वह स्टोर होगा, ठंडा होगा, और ठंडा होने के बाद फिर से क्या बन जाएगा? आग्नेय सेल बन जाएगा। तो यहाँ पे एक जो आपको साइकिल जो है ये कंटिन्यूअसली देखने को मिलता है कि मैग्मा निकलेगा, लावा बनेगा, लावा से ठंडा होगा, आग्नेय सेल बनेगा, आग्नेय सेल के ऊपर फिर से लावा जाएगा, वह सेडिमेंट्री रॉक्स बनेगा, सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि अवसादी सेल बनेगा। फिर वहाँ से जब हाई प्रेशर हो जाएगा, हाई टेम्परेचर हो जाएगा, तो वह कायांतरित सेल बन जाएगा। कायांतरित सेल के बाद जब उसमें से फिर से लावा गुजरेगी तो वह फिर से ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद फिर से क्या बनेगा? आग्नेय सेल बन जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है यह यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको यह लेक्चर जो है डीपली समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट नज़र आता है, कोई भी संदेह है, किसी भी सवाल आपको या कोई भी टॉपिक आपके दिमाग में क्लियर नहीं हो पाया, तो आप क्या कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा दोस्तों। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू, हम होंगे कामयाब। साथ ही मैं अपने नए व्यूवर्स को बोलना चाहूँगा कि आप इसी तरीके से और भी मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट और नॉलेजफुल लेक्चर आप लेना चाहते हो, जो आपके ना केवल करियर में काम आएगा, बल्कि आपके
दोस्तों के, आपके भाई बहनों के या आपके रिलेटिव्स के जो स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ यूपीएससी की बेस को ही आप क्या कहते हो, एनसीईआरटी के नाम से जानते हो। स्टेट पीएससी के बेस को ही आप एनसीईआरटी के नाम से जानते हो। जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स हैं जिसमें जियोग्राफी आता है, और उसमें देखिए दोस्तों, ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, साथ ही साथ हमने लॉरिशिया, पेंजिया और गोंडवाना लैंड के बारे में पढ़ा, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बारे में आप और भी डिटेल से जान सकते हो दोस्तों, लेकिन इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जितनी आपको ज़रूरत थी मैंने उतना ही बताया। ओके, सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू, हम होंगे कामयाब। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।